गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स डिस्कस कर रहे थे और उस दौरान हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़े थे कि कहाँ हीट एनर्जी में कितना एनर्जी हीट एनर्जी में जा रहा है, ठीक है, कितना एनर्जी कैपेसिटर पे स्टोर हो रहा है, बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा था, ठीक है। और क्या क्या पढ़े थे कि बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं होता, बैटरी पंप की तरह काम करता है, मतलब एक तरफ का चार्ज उठा के दूसरे तरफ डाल देता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे और जाते जाते एक होमवर्क भी दिए थे। तो पहले हम लोग उस होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क क्या था, थोड़ा याद कीजिए। होमवर्क था कि एक बैटरी है, लेटेस्ट ये स्विच है, यहाँ एक रेजिस्टर है, ठीक है। रेजिस्टर मान लीजिए R, फिर यहाँ एक रेजिस्टर है, लेटेस्ट से दूसरे रेजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस R2 है और यहाँ पे कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कि नहीं। अच्छा, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, किस वक्त कर रहे थे स्विच को क्लोज, एट t = 0, ठीक है। तो आगे का कहानी क्या होगा, स्विच को आपने क्लोज किया तो अब ये सिचुएशन ये हो जाएगा कि जो बैटरी है जिसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V0 था, बैटरी का जो दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, आइडियल बैटरी का, उसको ही हम लोग EMF कहते हैं। तो शॉर्ट में आप ये भी बोल सकते हैं कि बैटरी का जो EMF है वो V0 है, ठीक है। तो कायदे से ये बैटरी तो पंप का काम करता है, तो क्या करेगा कि इधर से चार्ज को उठाएगा और इस तरह से, देख रहे हैं ये क्या है, ये वायर में करंट है, ठीक है। और इस तरह से जब करंट यहाँ पे आएगा तो उसका कुछ डिवीजन इधर होगा, कुछ इधर जाएगा, और जितना करंट इसमें आएगा जितना करंट इसमें आएगा वो दोनों यहाँ पे जंक्शन पे मिलेगा और इधर जाने लगेगा। आप इस सारे सिचुएशन को ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंडक्टर ना होके पानी का पाइप है, ठीक है, और ये बैटरी ना होके पंप है। तो क्या करेगा पंप, क्या करेगा, इधर से चार्ज उठा के इस पे चार्ज डालेगा। सिमिलरली पंप के पास एक और रास्ता है, ये पाइप का एक दूसरा रास्ता है ना, ये क्लोज्ड लूप। तो जब पंप ऑपरेट करेगा तो इसके थ्रू भी तो पानी फ्लो करेगा, रियल लाइफ से इमेजिन कीजिए। तो सिमिलरली जब पंप ऑन है तो एक करंट का पाथ ये भी है, पानी के फ्लो के बदले यहाँ क्या हो रहा है, करंट का फ्लो। तो मतलब इस वाले लूप में भी करंट है और इसमें भी करंट है। अच्छा, अब होगा क्या, अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए। जितना चार्ज यहां से देखिए, मान लीजिए कि पाइप में, इस वाले पाइप में टोटल करंट I है, लेटेस्ट से इस वाले पाइप में टोटल करंट मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम I है। तो ऑफ कोर्स ये पाइप का ही तो एक्सटेंशन ये पाइप है ना यहाँ तक, मतलब इस वाले ब्रांच में करंट I है। लेकिन हाँ, ये वाला जो पाइप है इसमें अगर करंट I है, पाइप मतलब समझाने के लिए, ये वाला जो कंडक्टर है इसमें करंट I है, तो कुछ करंट यहाँ से आया था, कुछ करंट यहाँ से आया था, दोनों मिल के ना यहाँ करंट I हुआ है। तो लेटर से जो इस ब्रांच से करंट आया है वो I1 है, ठीक है। और जो इस ब्रांच से आया है ऑफ कोर्स वो कितना होगा, क्योंकि जुड़ने के बाद I बनना है, ये I1 है तो ये कितना हो जाएगा, I माइनस I1, ये और ये जुड़ के इसमें I बनेगा। I का मतलब पर यूनिट टाइम इतना कूलम पर सेकेंड जो है फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से। फिर वही है स्थिति, यहाँ जंक्शन आया तो इस वाले में कितना करंट है, इतना, और इसमें कितना आएगा, I1। अब बोलिएगा सर ये कैसे, इस वाले में I1 क्यों आया, इधर से माने I1 आया तो जरूरी है कि इसमें भी I1 आएगा। हाँ, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता था, याद है, अगर आप इधर से, अगर मान लीजिए ऊपर से कुछ DQ चार्ज आके इस पे सबमिट हुआ है तो ऑफ कोर्स DQ चार्ज ही नीचे वाले प्लेट से इधर आया होगा, ऐसे है कि नहीं।
कैपेसिटर के एक प्लेट से जितना चार्ज निकला होगा उतना ही चार्ज इधर आके डिपॉजिट हुआ होगा, होना भी चाहिए। कैपेसिटर के अपोजिट फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होगा, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है ओरिजिनल। हमको निकालना क्या था, चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि मान लीजिए ऊपर चार्ज क्यू है, नीचे माइनस क्यू है किसी भी टाइम पे, तो हमको वही क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो ये तो जुड़ चुका है ऐसे, और क्या करेंगे, तो आपको सिखाए हुए थे कि एक चीज तो सिंपल दिख रहा है, वही राउंड ट्रिप में चल के नेट पोटेंशियल ड्रॉप को जीरो करेंगे। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना से पोटेंशियल बढ़ेगा, V0 से। यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जब करंट फ्लो करता है तो वोल्टेज घटता है, कितने से, IR1 से, इसलिए घटा है। हम यहाँ पहुँच गए हैं, मान लीजिए अब इसमें आते हैं, इसमें तो इस वाले सेगमेंट में कितना करंट है, I माइनस I1, तो कितने से वोल्टेज घटेगा, I माइनस I1 इंटू R2। आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे कोई ड्रॉप होगा नहीं क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, परफेक्ट वायर है, तो मतलब नेट ड्रॉप क्या होना चाहिए, जीरो। तो एक इक्वेशन मिला, इसको आप क्या लिख सकते हैं, V0 माइनस IR1 प्लस R2 प्लस I1 R2 बराबर जीरो। ये एक इक्वेशन बना। एक और इक्वेशन है आपके पास कि आप चाहिएगा, तो एक चीज आप देख रहे हैं, ये वाला R2 और ये वाला कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो मतलब इस पॉइंट का नाम अगर 1 है, इस पॉइंट का नाम अगर 2 है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज का डिफरेंस है यानी V1 माइनस V2 है, और जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का डिफरेंस है वो भी तो V1 माइनस V2 है। शॉर्ट में बोलिए ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस है। तो उस लॉजिक से यहां से देखिए 1 से 2 पे आते समय कितने से वोल्टेज घटा है, घटा कितने से है, तो I माइनस I1 इंटू R2, ये ड्रॉप है वोल्टेज में व्हाइल मूविंग फ्रॉम 1 to 2 वाया R2, बट दिस मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे भी जब मूव करेंगे 1 से लेके 2 तक तो वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा, कितना का ड्रॉप आएगा, तो आप प्लस से माइनस की ओर मूव कर रहे हैं। प्लेट के अंदर देखिए प्लस चार्ज से माइनस की तरफ, तो वोल्टेज घटेगा, कितने से घटेगा, तो सिखाए थे जितना चार्ज है कैपेसिटर प्लेट पे डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो ये एक चीज आया, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। अच्छा, तो अब ध्यान दिया जाए, जो कैपेसिटर पे जो चार्ज है Q, उसका रेट ऑफ इंक्रीज किसके बराबर होना चाहिए भाई, जिस रेट से इस पाइप में पानी आ रहा है उसी रेट से ना यहाँ पानी स्टोर भी होगा। कैपेसिटर टैंक का काम करता है, किसके लिए, चार्ज का। तो चार्ज के बदले यहाँ पानी वर्ड यूज कर रहे हैं, और कंडक्टिंग वायर के बदले हम पाइप यूज कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं पाइप में जितना पानी आ रहा है पर यूनिट टाइम, उसी रेट से ना इस प्लेट पे चार्ज या पानी स्टोर होगा। तो हमको कहना चाहिए कि dQ/dt, रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट, अपर कैपेसिटर प्लेट, इज मस्ट बी इक्वल टू I1, ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ये है तो इस एक्सप्रेशन को देखिए, दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए dQ/dt I1 है, यहाँ I1 है, dQ/dt I1 है, तो यहाँ यूज कर लेते हैं I माइनस
ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। चलिए इसका काम तो कहानी खत्म हुआ इसका, ये तो लिख लिया ना, I माइनस आई वन इंटू आर टू बराबर क्यू बाई सी। अब देखिए यहां पे भी I1 है, तो काम करते हैं, क्या हो गया, यहां पे भी I1 है, तो क्या लिखे, V नॉट माइनस ये R1 प्लस R2 है, तो ये लिख ही लें R1 प्लस R2। I जो है, I के बदले हम क्या लिख सकते हैं, I जो है यहां से कुछ लिख सकते हैं, देखिए तो क्या है, दिस इंप्लाइज दैट I बराबर Q बाई R2C प्लस dq बाई dt, है ना। तो ये यहाँ पे हम इस I के बदले ये लिख लेते हैं Q बाई R2C प्लस dq बाई dt, है ना। ये I का काम हो गया, R1 प्लस R2 हो गया, प्लस I1 क्या था, dq बाई dt, और R2 तो है, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। मतलब मेरा काम हो चुका जो करना था। अब नीचे वाला जो टर्म सब है इसको हटाया जाए, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि dq बाई dt जो टर्म है, dq बाई dt उसको एक तरफ सेपरेट कीजिए, तो dq बाई dt ब्रैकेट में, और ये इधर हो गया R2, और इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, Q बाई R2C प्लस dq बाई dt, ये हो गया I, तो ये हो गया R2 माइनस R1 माइनस R2, ठीक है, बराबर, इनफैक्ट पहले एक काम कर लें, dq बाई dt ये रहा, dq बाई dt माइनस R1 माइनस R2 प्लस R2, ठीक है। अब q वाला टर्म को देख लें तो क्या लिखा जा सकता है, q वाले टर्म को, तो प्लस q बाई R2C इंटू R1 प्लस R2, ठीक है, और माइनस के साथ है, ये माइनस है ना, प्लस V नॉट है बराबर 0। अब क्या होगा, R2 गया, तो क्या बचा, माइनस R1 dq बाई dt माइनस q बाई R2C R1 प्लस R2 प्लस V नॉट बराबर 0, है कि नहीं। अच्छा, थ्रू आउट द इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब तब क्या हो जाएगा, ये माइनस, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, आप ये dq बाई dt को उस तरफ डाल दीजिए, मतलब एक तरफ रखिए, तो dq बाई dt बराबर क्या है, v नॉट माइनस q R1 प्लस R2 बाई R1 R2C, क्या किए, dq बाई dt और R1 को पूरा को उस साइड अगर ले जाते और फिर थ्रू आउट R1 से डिवाइड कर देते तो यही ना मिलता। आप ऐसे भी देख सकते हैं, R1 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, जैसे यहाँ R1 कर दिए, यहाँ R1 कर दिए, यहाँ R1 कीजिएगा तो ये हुआ, तो ये कट गया, dq बाई dt को उधर फेंक दीजिए, तो dq बाई dt कितना के बराबर हो गया, v नॉट बाई R1 माइनस q बाई R1 R2C इंटू R1 प्लस R2, ये राम कहानी है, ठीक है। तो ये बेसिक से अप्रोच आप किए हैं। अब आपका मेन काम क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, क्योंकि आप dq बाई dt और q में रिलेशन ले आए हैं, तो अगला काम क्या होना चाहिए,
सॉल्व करना होना चाहिए, तो बाकी चीज को हम मिटाते हैं। देखिए आपका क्या है, डी क्यू बाई डी टी बराबर वी नॉट बाई आर वन माइनस क्यू आर वन प्लस आर टू बाई आर वन आर टू सी। दिस इंप्लाइज दैट, अब बाकी इसको मिटा देते हैं, यही सॉल्व करना है। दिस इंप्लाइज दैट लाइक टर्म्स पे एक तरफ लाइक, तो ये क्या आएगा, वी नॉट बाई आर वन माइनस क्यू आर वन प्लस आर टू बाई आर वन आर टू सी। ठीक है, बराबर dt। ठीक है, dt को उधर फेंक दीजिए और ये पूरा टर्म को dq के नीचे ले आइए। ये क्या बना, आप ध्यान दीजिए, हम जानबूझ के अगर चाहेंगे तो यहाँ R2 और C, तो ऊपर भी R2 और C रख देंगे और R1 R2 C को ऊपर फेंक देते हैं, तो क्या बना R1 R2 C। ठीक है, बाई V नॉट R2C माइनस Q R1 प्लस R2 बराबर dt, ये dq के साथ। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। चार्ज q शुरुआत में क्या था, ये चार्ज q, ये चार्ज q क्या था, जीरो था, तो जीरो से लेके किसी q तक, टाइम जीरो से लेके किसी t तक। अब सॉल्व करना बाकी रह गया है, तो देखिए dq बाई सम कांस्टेंट माइनस q इंटू समथिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा, ln R2C V नॉट माइनस क्यू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ Q दैट इज माइनस ऑफ R1 प्लस R2। और अब लिमिट रखना बाकी है, लिमिट भी तो रखेंगे, जीरो से Q बराबर T, ये है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है, अब सिंप्लीफाई किया जाए, क्या निकल के आया, सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या निकल के आएगा, इस चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो माइनस R1 प्लस R2 को आप उधर फेंक सकते हैं। अच्छा, एक और चीज था बाहर, R1 R2C बाहर था ना, ये था R1 R2C। अच्छा, सबको उधर फेंक दीजिए, तो क्या बचेगा, ln R2C V नॉट माइनस Q R1 प्लस R2 जीरो से लेके Q तक बराबर, ये सारा टर्म को उधर फेंक दीजिए, तो माइनस R1 प्लस R2 T बाई R1 R2C। अब इधर का काम कर लें, क्या है, Q रखने पे तो यही रहेगा और जीरो रखने पे यहाँ पे इसे तो ये बचेगा, तो सीधे सीधे बोलिए ना, ln ऑफ R2C V नॉट माइनस Q R1 प्लस R2 माइनस, अब ये जीरो रखिए यहाँ पे, तो क्या आया, ln ऑफ जीरो रखने पे R2C V नॉट बराबर कितना आया, माइनस R1 प्लस R2 T बाई R1 R2C। अब तो सीधे सीधे ln का प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, कितना होगा, R2C V नॉट माइनस Q R1 प्लस R2
डिवाइडेड बाई R2CV0 बराबर माइनस R1 प्लस R2 बाई R1 R2C और T। ये हुआ। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग को ये प्रोसेस काफी लेंदी लग रहा है, लेकिन ये बेसिक स्टेप से आपको हम चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालना सिखाए हैं। तो R2CV0, अब ln हटा दीजिए, ln हटा दीजिए तो क्या होगा, इधर वाला टर्म। इनफैक्ट ln के अंदर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। क्या है, ln के अंदर है 1 माइनस क्यू R1 प्लस R2 बाई R2CV0 बराबर माइनस R1 प्लस R2 T बाई R1 R2C। ठीक है, अब लॉग हटाइए, लॉग हटाइएगा तो क्या बचेगा, इसको हटाइए तो क्या बनेगा, इधर 1 माइनस क्यू R1 प्लस R2 बाई R2CV0 बराबर e की पावर माइनस R1 प्लस R2T बाई R1 R2C। दिस इंप्लाइज दैट Q बराबर क्या आया, ये Q बराबर क्या आया, ये Q बराबर आया आपका 1 माइनस e की पावर माइनस R1 प्लस R2 T बाई R1 R2C इंटू R2CV0 बाई R1 प्लस R2। ये चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप लाए हैं। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बड़ा लेंदी गया है ये प्रोसेस। अब हम आपको यही चीज चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना सिखाएंगे, एकदम सिंपल वे में, एक शॉर्टकट तरीके से। लेकिन उससे पहले ये दिखाना जरूरी था कि बेसिक प्रोसेस से कैसे हम किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं। तो आप बेसिक से सीख गए, ठीक है। अब हम आपको एक छोटा टेक्निक सिखाते हैं, ठीक है। टेक्निक देखिए क्या है, हाउ टू फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन अ शॉर्ट मैनर। ठीक है, ये एक समझिए एक तरह से टेक्निक है। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में, आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा टेक्निक है, तो एग्जाम में आपको काम आएगा। इसलिए हम इस टेक्निक को आपको बता देते हैं कि हाउ टू डू सो। क्यों वो उस तरह से किया जाता है इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, कैसे किया जाएगा वो चर्चा करेंगे। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। लॉजिक क्या है सो सुनिएगा। अगर मैं इसके बदले,
मतलब मैं अगर इस सेटअप के बदले इस कैपेसिटर के साथ एक सिंगल बैटरी, ठीक है, V लिखा है, V नॉट नहीं लिखा है, सिंगल बैटरी और एक सिंगल रेजिस्टेंस अगर लगा दें, किसके साथ, इस कैपेसिटर के साथ, अगर इस सेटअप के बदले अगर ये सेटअप रहा होता, एक सिंगल R और एक सिंगल V, तो तब तो हम तुरंत ही इस कैपेसिटर के ऊपर जो ये चार्ज रहेगा ये निकाल सकते थे। इनफैक्ट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आप पढ़े भी थे कि एक सिंगल R और एक सिंगल V रहे कैपेसिटर के साथ, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या निकल के आया था, CV 1 माइनस e की पावर माइनस t/RC। याद आ रहा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ये एक्सप्रेशन डिराइव किए थे कब, जब कैपेसिटर के क्रॉस एक सिंगल रेजिस्टेंस, एक सिंगल बैटरी इस तरह से लगा हुआ होता था। तो अगर हम इस गिवन सेटअप को उस तरह के किसी सेटअप में कन्वर्ट कर दे, तब तो हम एक ही स्टेप में आंसर लिख देंगे, चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मेरा मेन मकसद क्या है कि मुझे ये कौन सा बैटरी है लगाना और कौन सा रेजिस्टेंस लगाना है ये ढूंढना है। फिर से मैं कह रहा हूं कि सेटअप के बदले मैं एक नया सेटअप ढूंढ रहा हूं जो मुझे वही चार्ज देगा जो ओरिजिनली इस कैपेसिटर पे आता है, ठीक है। और इस नए सेटअप में जो एक सिंगल R है उसका वैल्यू एक्चुअल में क्या होगा इन टर्म्स ऑफ गिवन सिचुएशन। सिमिलरली जो गिवन V नॉट के टर्म्स में ये भी क्या होगा कि हमको वही चार्ज है यहाँ पे जो यहाँ ओरिजिनली आना था। तो शॉर्ट में ये बोले ना कि मेन मकसद है कि व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द शेल एंड द रेजिस्टर टू बी कनेक्टेड अलोंग विथ कैपेसिटर टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखिए क्या है मेथड, क्या है स्टेप 1, ओरिजिनल सेटअप पर आइए यहां, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जिस कैपेसिटर के एक्रॉस आपको, जिस कैपेसिटर के एक्रॉस का मतलब होता है ये, आपको R और V खोजना है, उसके एक्रॉस क्या कीजिए, सबसे पहले शॉर्ट द सेल, इस सेल को शॉर्ट कर दीजिए। तो शॉर्ट अगर कर दिए लीजिए, शॉर्ट कर दिए, तो तब तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये R1 और ये R2 पैरेलल में आ गया है। बोलिए कैसे भाई, R1 का जो ये टर्मिनल है वो तो एक्चुअल में इनडायरेक्टली इसी टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है ना, बीच में कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है। तो मतलब जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। तो मतलब R1 का जो एक टर्मिनल है वो एक्चुअल में R2 के टर्मिनल के साथ कॉमन है, और R1 का जो दूसरा टर्मिनल है वो R2 के भी दूसरे टर्मिनल से कॉमन ही है, सेम ही पोटेंशियल पे है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। तो शॉर्ट में कही ना कि R1 और R2, क्या मैं R1 को ऐसे नहीं दिखा सकता, R1 को क्या मैं ऐसे नहीं दिखा सकता, यही तो R1 है, यही तो R1 है, इसी को आप ऐसे कर दीजिए। अच्छा, और भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, मतलब जिस टर्मिनल के साथ कैपेसिटर जुड़ा था वहां पे आप थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे बाद में लगाएंगे कैपेसिटर, ठीक है। इस टर्मिनल को बोल दीजिए A और B। तो क्वेश्चन है कि AB टर्मिनल के एक्रॉस, मतलब A और B टर्मिनल के एक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। ये जो R1 R2 लगा हुआ है ये दोनों किस में लगा हुआ है। जब हम ये मान के चले कि हमको, इसको ऐसे समझिए कि A ये है कि नहीं, और B ये है, तो आप बताइए AB टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो सिंपल है ना, R1 R2 पैरेलल में लगा है, जब आप AB की तरफ से देखिएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है दोनों का, तो दोनों पैरेलल में है। तो शॉर्ट द सेल किए थे, और सेल को शॉर्ट करने के बाद फाइंड द इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू, किसके किसके रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, विथ रेस्पेक्ट टू द terminals connected to the capacitor। मैंने क्या बोला कि जो टर्मिनल एक्चुअल में, याद कीजिए यही टर्मिनल ना कैपेसिटर से ऐसे जुड़ा हुआ था, तो जो टर्मिनल कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है उस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का। ठीक है, ये मानते हुए कि थोड़ी देर के लिए कि यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये करने से पहले आपको स्टेप क्या अपनाना है कि शेल को शॉर्ट कर देना है। सेल को शॉर्ट करने पे ये स्थिति आया था। तो अब बताइए, तो पैरेलल में है तो बोलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब ये मत बोल दिया कि ये कैसे आ गया, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है बाबू, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो पलट दीजिएगा तो यही ना आएगा। अच्छा, तो एक्चुअल में जो आप R खोज रहे हैं ना वो यही R है, आपको मेथड बता रहे हैं। ये हो गया R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। आपको अब क्या खोजना है, अभी ये भी खोजना है कि कौन से वोल्टेज वाला, कौन सा ईएमएफ वाला बैटरी लगाना है मुझे वहां पे, ठीक है। तो ये तो स्टेप 1 से आप क्या निकाल लिए कि कौन सा रेजिस्टेंस लगाना है कैपेसिटर के क्रॉस, ठीक है, इसको मिटा सकते हैं, ठीक। स्टेप 2, स्टेप 2 ओरिजिनल सर्किट याद कीजिए, ये था ओरिजिनल सर्किट, याद कीजिए ये था कि नहीं, आपको निकालना क्या है कि कौन सा ईएमएफ वाला सेल यहां लगाएंगे कि मेरा इस तरह का सर्किट बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। कौन से पर्पस के लिए, पर्पस क्या है कि ताकि हम आसानी से कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज लिखते हैं। अच्छा, तो स्टेप 2, शॉर्ट द टर्मिनल कनेक्टिंग कैपेसिटर, मतलब शॉर्ट में कही ना कि ये जो कैपेसिटर हटा के इसको ना एक सिंपल कंडक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए। ये स्टेप 2 का मतलब ये हुआ, ठीक है, ये कर लिए। एंड नाउ कैलकुलेट द करेंट, उस करंट को कैपिटल आई और नीचे एससी, एससी मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट किसके थ्रू, इस शॉर्टेड वायर के थ्रू। कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट, दैट इज कैलकुलेट द करंट ISC through the शॉर्टेड टर्मिनल, शॉर्टेड टर्मिनल के क्रॉस करंट निकालिए। तो क्या होगा, करंट कॉमन सेंस की बात है कि क्या ये रेजिस्टेंस के साथ ये पैरेलल में परफेक्ट कंडक्टिंग वायर है, तो कोई भी करंट जो यहाँ आएगा क्या उसका एक भी हिस्सा इस वाले रेजिस्टेंस से जा पाएगा। जब पूरा परफेक्ट आइडियल वायर यहाँ बगल में लगा हुआ है तो सारा का सारा करंट इससे होके निकल जाएगा और इससे कोई करंट, इस वाले वायर से कोई करंट नहीं जाएगा। तो सीधे सीधे बोलिए ना कि ये वाला चीज मीनिंगलेस है। अगर मीनिंगलेस है यानी कि कोई बेकार है तो सारा करंट तो ऐसे जा रहा होगा।
तो मतलब यहाँ से भी कौन सा करंट है, यहाँ से भी, ये तो बेकार हो गया, यहाँ से भी कौन सा करंट है, आई शॉर्ट सर्किट, कितना होगा लगाइए तो, ओम्स लॉ, वी नॉट बराबर इसके थ्रू करंट गुने R1, तो इसके थ्रू करंट तो वही है जो ये है, तो आई शॉर्ट सर्किट इंटू R1, ये होगा कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से यहां गए तो कितना से वोल्टेज बढ़ा V नॉट से, यहां से यहां गए तो कितना से वोल्टेज घटा माइनस IR1 से, फिर उसके बाद कहीं कुछ नहीं हुआ और यहीं पहुंच गए तो नेट वोल्टेज ड्रॉप 0 होना चाहिए, तो इससे करंट मिल गया कितना V नॉट बाई R1, यानी ये करंट ही तो अभी शॉर्ट सर्किट करंट है, तो आई शॉर्ट सर्किट कितना आया, V नॉट बाई R1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, V नॉट बाई R1। आपको खोजना क्या है, ये V, तो देखिए V का वैल्यू फिर क्या कैसे दिया जाता है, ये सुनिए, V का वैल्यू होता है आई शॉर्ट सर्किट गुने दिस R, जो आप R ढूंढे थे ना पिछली बार वो, यानी कितना V नॉट बाई R1 इंटू दिस, यानी V नॉट R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है, यानी आप इस V का वैल्यू भी खोज लिए, तो मतलब सीधे सीधे देखिए C Q बराबर C, और ये V जो है V का वैल्यू रख देते हैं V नॉट R2 बाई R1 प्लस R2 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई RC, R क्या था R1 R2C डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो ये ऊपर चला जाएगा R1 प्लस R2, ऐसे लिख लीजिए, यही ना हुआ। क्या ये वही रिजल्ट है कि नहीं जो आप पिछली बार लाए थे लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके, तो अभी तो आपका 1-2 स्टेप में हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा मेथड है कि बहुत तेजी से जब कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया हो, जहां बैटरी हो, बहुत सारा रेजिस्टर हो, फिर कैपेसिटर हो, ऐसा सर्किट हो, और वहां पे एग्जामिनर बोल दे कि चार्ज ऑन कैपेसिटर बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक तो मेथड एकदम बेसिक से इक्वेशन लिखिए, सॉल्व कीजिए, जिसका स्पीड अच्छा है वो तो कर लेगा, ठीक है, उसको ज़्यादा 1-8 मिनट का लॉस होगा, लेकिन जिसका स्पीड स्लो होता है उसको काफ़ी नुकसान हो जाएगा समय का। तो अच्छा है ना, ऑब्जेक्टिव का ज़माना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कम से कम आप इस मेथड से टाइम बचा के आंसर ला सकते हैं, और ये मेथड कोई रॉन्ग मेथड नहीं है, इसका इवन प्रूफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपके लेवल पे नहीं है। तो ये मेथड सीखिए, 2 स्टेप का ये मेथड है, स्टेप 2 बताएं, स्टेप 1 तो पहले बता दिए थे, इसको देखिए आराम से। एक दो और आपको एग्जांपल देते हैं, तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए आपको इस तरह का सेटअप देता, R1 R2 कैपेसिटर C, EMF ऑफ द बैटरी और सेल V नॉट, मतलब लोअर टर्मिनल और हायर टर्मिनल के बीच का वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, अच्छा, और यहाँ स्विच था उसको क्लोज कर दिए हैं, स्विच क्लोज है, किस समय में क्लोज किए हैं, एट t इक्वल टू 0, शुरुआती चार्ज क्या था दोनों प्लेट पे 0 0। अब क्या होगा, जैसे ही क्लोज किए तो पंप जो है, पंप का जो हायर वोल्टेज वाला जो टर्मिनल है
वो इस तरह से चार्ज को फ्लो करवाएगा, ठीक है ना, मतलब इधर से ऐसे पंप की तरह, और कुछ पोर्शन इसमें जाएगा, कुछ पोर्शन इसमें जाएगा, है कि नहीं, मतलब ऐसे बोलिए ना, इस तरह से पानी फ्लो कर रहा है, जैसे मानो कुछ पानी इसमें आ गया, कुछ पानी इस तरह से। एक कॉमन सेंस की बात है कि जितना चार्ज पर यूनिट टाइम इधर डिपॉजिट होगा उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम इधर से यहाँ निकलेगा, तभी ना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा कैपेसिटर के प्लेट्स पे, जो कि आता है, अपीयर होता है, ठीक है, ठीक है। ये सिचुएशन तो है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्वेश्चन है। और डायरेक्टली तुरंत कैसे लिखें, तो मेथड सिखाए हैं, मेथड को फॉलो किया जाए। ठीक है, देखिए स्टेप 1 याद आया, स्टेप 1 क्या था, शेल को सॉर्ट कर देना, तो सेल को सॉर्ट कर दिया, मतलब इसको हटा दिए, बाकी सेटअप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर जहां कैपेसिटर लगा है जिस टर्मिनल के क्रॉस, उस कैपेसिटर को ही पहले यहां से हटा दिए, तो ये रहा टर्मिनल, इसको ए और बी बोल दीजिए। आपको निकालना क्या है, इस ए बी के रेस्पेक्ट में सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, तो ये हो गया आपका R2, ये हो गया R1। लेकिन आप बताइए, ए बी के रेस्पेक्ट का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे कोई बैटरी लगाए होते ना, तो वो इस तरह से करंट आता ना इसमें दोनों में, तो इस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में सर्किट में कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ध्यान दीजिए, ये R1 है और R1 को शॉर्ट कर दिए हैं, मतलब कि इस जब कभी यहाँ पे अगर किसी ने बैटरी लगाया होता, कहाँ पे, ए बी के क्रॉस यहाँ अगर लगाया होता, तो करंट कुछ निकला होता इस तरह से, जैसे पाइप में पानी फ्लो करता। क्या इस करंट का कोई हिस्सा इधर आएगा? क्यों आएगा भाई? ये इस रास्ते में बाधा है, बल्कि ये परफेक्ट रास्ता है, मतलब कि इसमें कोई बाधा नहीं है, नो रेजिस्टेंस। So in fact, all of the current will flow through this whenever we will apply a cell across the terminal A and B, which was earlier connected to capacitor. तो मतलब इस A B टर्मिनल के क्रॉस जो रेजिस्टेंस फील हो रहा है इस सर्किट का, वैसा लग रहा है कि इसका कोई रोल ही नहीं है। तो कितना रेजिस्टेंस फील हो रहा है? बस R2, बस R2 फील हो रहा है। इसका मतलब है कि इस सर्किट के बदले जो आप ये सर्किट ढूंढ रहे थे, एक नया V और एक नया R, तो ये नया R कितना होगा? ये नया R कितना होगा? वही होगा जो इस AB टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB क्या है? R2 है। तो ये R का वैल्यू R2 होना चाहिए, ठीक है। अब स्टेप 2, स्टेप 2 क्या करना था कि बैटरी वैसे ही रहेगा V0, ये R1, ये V0, और स्टेप 2 क्या करना था? कैपेसिटर जहां पे कनेक्टेड है उसको शॉर्ट कर देना है, मतलब इस दो टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है। मतलब बचेगा क्या? ये रेजिस्टर और कुछ नहीं, और कुछ तो बचेगा ही नहीं। उसका निकालना क्या है? ये जो शॉर्टेड, ये जो आप टर्मिनल को शॉर्ट किए थे ना, यहाँ पे ये A बोल दीजिए, यहाँ पे B बोल दीजिए, तो इसके थ्रू जो करंट है I शॉर्ट सर्किट, वो निकालना है। तो निकालते हैं, मतलब निकालना क्या है? I शॉर्ट सर्किट। तो कैसे निकालेंगे भाई? बैटरी है, वो कुछ करंट को
फोर्स करेगा इस वायर में फ्लो करने के लिए, पंप का काम कर रहा है, उसका कुछ हिस्सा इसमें जाएगा और कुछ हिस्सा इसमें आएगा, और ये दोनों मिल के फिर यहाँ पे करंट I बनेगा। क्वेश्चन ये है कि इसमें से कितना करंट जाएगा, इसमें से, वही ना शॉर्ट सर्किट करंट है, तो कॉमन सेंस है, टोटल करंट कितना होगा, बैटरी कितना करंट सर्किट में फ्लो कराएगा। तो ये R1 R2 तो पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो इस बैटरी की नजर में नेट रेजिस्टेंस क्या है, ये है, तो करंट क्या हो जाएगा, ये करंट टोटल आई V0 बाई दिस वोल्टेज दैट इज R1 R2, और ऊपर में चला जाएगा R1 प्लस R2, ये करंट I है। लेकिन हमको चाहिए कि इस वाले ब्रांच में कितना करंट है, ये I शॉर्ट सर्किट, तो इसको नाम दे दीजिए I2 और इसको नाम दे दीजिए I1। तो आपको तो पता है ना कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस तो पैरेलल में है, साफ दिख रहा है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप R1 के क्रॉस होगा वही वोल्टेज ड्रॉप R2 के क्रॉस होगा, तो तब तो I1 R1 बराबर I2 R2 होना चाहिए। बट हमको खोजना क्या है, I2, क्योंकि I2 ही एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट करंट है कि नहीं। तो I1 है क्या, टोटल करंट I में से I2 घटा दिए तो I1 है, तो यानी I माइनस I2 इज I1, ये लिखा जा सकता है। दिस इंप्लाइज दैट I2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से I R1 बाई R1 प्लस R2। I तो निकाले हुए हैं, लिख लेते हैं V0 इंटू R1 तो कट गया बाई R2, V0 बाई R2, ठीक है। ये करंट हुआ जो इससे फ्लो कर रहा है, मतलब I शॉर्ट सर्किट का वैल्यू क्या हो गया, I शॉर्ट सर्किट का वैल्यू हो गया V0 बाई R2। आप ही बताइए, जो ये वोल्टेज खोज रहे थे, वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, I शॉर्ट सर्किट इनटू ये वाला रेजिस्टेंस दैट इज R2, है ना। यानी करिएगा तो क्या आएगा, सीधे सीधे V0 ही आया, मतलब जो आप बैटरी खोज रहे हैं उसका EMF V0 ही है, और जो रेजिस्टेंस खोज रहे हैं वो R2 है, तो आपको ये भी मिल गया और ये तो मिल ही गया था। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो आप इतना बेसिक से ये I2 का वैल्यू निकाले हैं ना, ये बिना इसके भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन में। देखिए V0 और R2 वाले रास्ते में घूमिए राउंड ट्रिप में, तो यहाँ से यहाँ जाइएगा तो कितना से इंक्रीज होगा वोल्टेज, यहाँ से यहाँ जाने पे V0, फिर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ आइएगा तो कितना का वोल्टेज गिरेगा, तो माइनस I2 R2 यहाँ से आने में, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई वोल्टेज नहीं गिरेगा, और जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, तो नेट वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए, 0। तो इससे क्या पता चला, I2 बराबर V0 बाई R2, यानी जो आप ढूंढ रहे थे I2 वो सीधे आ गया ना V0 बाई R2। तो ये बेसिक से जो आप इतना किए ना भी करते, मतलब ये सब जो निकाले, ये सब ये निकाले, फिर ये किए, फिर ये लाएं, ये ना भी करते, तो इस मेथड से क्विकली आ जाता क्या चीज, ये वाला I2 जो कि एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट करंट है, और शॉर्ट सर्किट करंट गुने दिस R गिव्स द वोल्टेज ऑफ द सेल जो आप ढूंढ रहे हैं। तो तब तो अब सीधे सीधे जो आप खोज रहे हैं ना Q, तो Q क्या हो जाएगा, याद कीजिए, तो फॉर्मूला याद है, C V0 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई R2C। एक चीज देखिए ना, तुरंत, मतलब आप एक्चुअल में तुरंत क्या किए, I2 निकाले और इसको उस R से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बैटरी का EMF मिल गया, और स्टेप 1 से आप R निकालिए, तो तुरंत हो रहा है ना ये सब कैलकुलेशन। ये तो समझाने के लिए हम आपको इतना किए, इनफैक्ट ये वाला स्टेप से बच के आप सीधे ये लिख सकते थे। तो एक ये स्टेप हुआ और एक R निकालने का स्टेप था, तो कर लीजिएगा। ये दूसरा एग्जांपल था।
अब तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इसको बोलिए 2v0 है, इसको बोलिए v0 है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका बोलिए 2R है, ये R है। और क्वेश्चन है कि कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा किसी भी टाइम t पे, वो चार्ज Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए, तो कैसे करें? तो आप इनडायरेक्टली यही चाहते हैं ना कि समहाउ इस सर्किट के बदले काश एक सिंगल शेल और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया जा सके किस कैपेसिटर के क्रॉस, एक सिंगल शेल और एक सिंगल आर, कि हम तुरंत ही Q बराबर क्या लिख सकें, ये लिखना चाहते हैं। तो हमको ढूंढना क्या है, ये V और ये R जो कि अननोन है। तो स्टेप तो वही है, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 क्या है? शॉर्ट द शेल। शॉर्ट करते हैं, कर दिए। फिर इधर 2R, और इसको क्या करते हैं, जिस टर्मिनल के क्रॉस कैपेसिटर लगा है वहां से कैपेसिटर हटा देते हैं। मतलब ये रहा कैपेसिटर हटा हुआ है। शॉर्ट द सेल, याद है सेल को शॉर्ट कर रहे हैं। ये A रहा, ये B रहा, ये R रहा। अब आप बताइए आपको निकालना क्या था, A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो इस A को हम चाहें तो ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये A रहा, और इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये B रहा। उधर से इधर वायर कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा कि A और B टर्मिनल के क्रॉस ये 2R, देखिए ये 2R और ये R दोनों पैरेलल में है। देखिए ना, ये जो टर्मिनल है ना 2R का, ये वाला, ये तो एक्चुअल में इनफैक्ट इसी टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ना। तो आप चाहिएगा तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 2R इज नथिंग बट दिस वे। ये 2R है, 2R का एक टर्मिनल इससे कनेक्टेड था। देखिए 2R का एक टर्मिनल इससे कनेक्टेड था और 2R का दूसरा टर्मिनल शॉर्ट करने के बाद इससे कनेक्टेड था। ये कहानी है। सिमिलरली ये जो R है उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं ना। तो A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो पैरेलल में है। तो R1 R2 कितना हो जाएगा, 2R²। R1 R2 बाई R1 प्लस R2 कितना आएगा, 2R/3। तो जो R आप ढूंढ रहे हैं वो 2R/3 है। ठीक है, निकल गया तुरंत। अच्छा, अब आपको क्या करना है, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या करना था, स्टेप 2 में ये AB टर्मिनल जो है इसको शॉर्ट करना था। ठीक है, और फिर बाकी क्या स्टेप, पहले ये लिख लीजिए, 2V0 2R, A और B को शॉर्ट और इसके थ्रू करंट निकालना है। और यहां हो गया V0 और R, करंट इसके थ्रू चाहिए। ठीक है, इस वाले वायर के थ्रू, या पानी चाहिए जो इस वाले पाइप से फ्लो कर रहा है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस वाले पाइप में, ये वाला पाइप में, ये तो एक ही पाइप है ना, ये यहां तक, ठीक है, बीच में पंप है, तो कितना पानी इसमें आ रहा होगा, मान लीजिए I1, मतलब I1, और इस वाले पाइप में, इस वाले में I2 बोलिए।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इस वाला ये वाला जो सेक्शन है आई, कैपिटल आई, ये पानी और ये पानी मिल के नहीं ये मिल रहा है, इसका मतलब है कि I प्लस I2 इज इक्वल टू स्मॉल I1। ये चीज तो साफ दिख रहा है ना। मान लीजिए ना इस पाइप में से कुछ पानी आ रहा है, इस पाइप में से पानी आ रहा है, तो इस पाइप में दोनों का सम ही ना होगा, तो I1 मस्ट बी इक्वल टू दिस कैपिटल I प्लस I2। कॉमन सेंस, कॉमन लॉजिक है। अच्छा, आपको चाहिए क्या, कैपिटल I, कैसे निकालेंगे देखिए, एक बार क्या कीजिए, इस वाले लूप में घूम जाइए, तो यहां से चालू कीजिए, यहां गए, कितना से वोल्टेज बढ़ा, 2V0, यहां से यहां आएंगे तो कितना से वोल्टेज घटेगा, -I1 इंटू 2R। इसमें आइए, इसमें कोई ड्रॉप नहीं है क्योंकि यहाँ शॉर्ट सर्किट है, शॉर्टेड, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं है, और वहीं पहुंच गए, तो इससे I1 का वैल्यू क्या आया, 2V0/2R, यानी V0/R। सिमिलरली आप अगर चाहिएगा तो इस वाले लूप में ऐसे घूम जाइए, कैसे, यहां से यहां जाइए तो कितना से वोल्टेज बढ़ेगा, V0 से। अब यहां से यहां आइएगा तो करंट के डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, तो वोल्टेज बढ़ेगा कितने से, I2R2 से, तो V0 प्लस I2R2, उसका तो कुछ होगा नहीं, इक्वल टू 0, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट I2 बराबर -V0/R2। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर ये कैसे हो गया, करंट माइनस में कैसे आया। माइनस का मतलब है कि जो आपने डायरेक्शन माना था ना I2 का, वो गलत डायरेक्शन माना था, उसका उल्टा डायरेक्शन होगा एक्चुअल I2 का, ठीक है। तो I2 का डायरेक्शन आप क्या माने थे, आप ये माने थे, और एक्चुअल में क्या है इसका मतलब, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, मतलब क्या हो रहा है, ये I2 ये I1 मिल के क्या दे रहा है, I। तो आपको इसलिए आप देख रहे हैं, आप गलत भी माने तो आपको आंसर में पता चल रहा है कि एक्चुअल क्या होगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लिया जाता है। करंट का जब डायरेक्शन आप मानते हैं ना, ज्यूम करते हैं, तो उसमें इतना टेंशन मत लीजिए कि आप सही डायरेक्शन माने थे कि गलत, गलत मानिएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। तो आप इनडायरेक्टली I2 निकालिए, I1 निकालिए, तो दिस इंप्लाइज दैट करंट I कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, I2 आया माइनस के साथ, तो रखिए यहाँ पे, तो V0/R माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस V0 ये कितना है, R2 एक्चुअल में R है, ये R2 का जो वैल्यू है तो R है, और ये हाँ, तो कितना हो गया, 2V0/R, जो करंट आप खोज रहे थे वह 2V0/R। तो ये निकलता कैसे है, V निकलता है I शॉर्ट सर्किट यानी 2V0/R मल्टीप्लाइड बाई दिस R यानी 2R/3, तो R कटा कितना है 4V0/3। तो जिस वोल्टेज की आपको तलाश है वो 4V0/3 है, यानी चार्ज बराबर V के बदले क्या रखेगा 4V0/3, और इस R के बदले क्या रखेगा 2R/3। आप देख रहे हैं एक स्टेप में आप यहाँ लिख दे रहे हैं तुरंत तुरंत ये करके, ये करना आपको थोड़ा सा आना चाहिए तेजी से, क्योंकि ये छोटा प्रोसेस है, आपको समझाने के लिए हम थोड़ा अच्छे से इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप गलती ना करें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, तो आरसी सर्किट वाले चार्जिंग वाला तो बहुत सारे एग्जांपल आप देख लिए, और आप ये मेथड भी सीख लिए कि तेजी से कैसे हम चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा कुछ अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम और दिखाते हैं जो पूछा जा सकता है। मान लीजिए यहां एक स्विच है, यहां एक दूसरा कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, ये दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है, और ये दोनों इस तरह से जुड़ा हुआ है। मेरा कहना है कि पहला कैपेसिटर पे चार्ज जो है दिया हुआ है कैपिटल Q और माइनस कैपिटल Q, ये दिया हुआ है, शुरू का कहानी है, दोनों स्विच यहां ओपन है। मेरा कहना है कि एट t इक्वल टू 0 दोनों स्विच को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने की बाद की स्थिति क्या होगी? तो बाद की स्थिति होगी ऐसा, ठीक है। और चूंकि सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो चार्जेस को एडजस्ट होना होगा दोनों कैपेसिटर पे, जैसे भी होना होगा बहुत तेजी से हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई बाधा नहीं है। तो फिर फाइनल स्टेडी स्टेट में जब चार्ज तुरंत तेजी से जो भी एडजस्ट होना था हो चुका होगा, तब जाके हम जानना चाहते हैं कि C2 पे और C1 पे नया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो पहला चीज तो ये समझिए कि अगर आप इस प्लेट को देखिए, फिर ये वायर और ये प्लेट, तो क्या ये प्लेट 1 और प्लेट 2 ये जो है, ये दोनों ये एक आइसोलेटेड सेट हुआ कि नहीं? इधर वाला जो ये है और ये है और ये पूरा सेगमेंट है, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट फिजिकली आइसोलेटेड है। मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस साइड जो है प्लेट 1 और प्लेट 2 पे जो सम ऑफ चार्ज होगा वो तो इतना ही ना रहेगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसी क्यू का ना होगा। तो लेट अस से कि नया जो क्यू है, ठीक है, नया इस वाले प्लेट पे ये है स्मॉल क्यू, तो इस वाले प्लेट पे नया क्या हो जाएगा? आप बोलिए। इस वाले प्लेट पे अगर स्मॉल क्यू है तो इस वाले प्लेट पे क्या होगा भाई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, याद आया? अच्छा, लेकिन हमको ये भी पता है कि जितना चार्ज यहां होगा उसी के माइनस में यहां चार्ज होगा, ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, लेकिन इस साइड ये और ये मिल के टोटल चार्ज कितना आना चाहिए? माइनस क्यू। तो अगर यहाँ माइनस कैपिटल क्यू आना चाहिए तो यहाँ माइनस स्मॉल क्यू है, तो यहाँ कितना एम्पियर होगा? तब ना ये और ये जुड़ के देखिए ना कितना माइनस कैपिटल क्यू बचेगा, जो होना ही चाहिए, क्योंकि इस पे उस समय था माइनस कैपिटल क्यू और इस पे था 0। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से यानी कॉमन सेंस से आप कुछ चीज यहाँ बना लिए। अच्छा, बना लिए, ठीक है। अब आप बताइए लेटस से कि ये प्लस है ये माइनस है, गलत मानेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि हम गलत माने हैं। हम अगर इस टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पे जाएं तो देखिए ये प्लस चार्जेस कैरी कर रहा है, ये माइनस चार्ज, तो यहां से जब यहां जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा,
और ऐसे भी आप कॉमन सेंस से देख सकते हैं, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाइएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा तो हमको पता है कि जिस प्लेट कितने से बढ़ेगा, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, क्योंकि Q बराबर C भी होता है भैया, Q बराबर C भी होता है, तो V कितना हो जाएगा, ये भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखिए या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अच्छा, मन में कंफ्यूजन होता है कि सर यहां से यहां जाने पे ये कैसे पता चला कि प्लस Q बाई सी होगा, तो अभी बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ता है। अब और एक दूसरा शॉर्टकट भी है जो समझिए, जिस प्लेट पे आप जाते हैं ना, उस प्लेट का चार्ज डिवाइडेड बाई सी कर दीजिए, तो आपको अपने आप ही इसका पोटेंशियल घटे इसका पोटेंशियल मिलेगा अपने आप। मतलब आप यहां से यहां जा रहे हैं और आपको मन है V2 माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का, तो सिंपली क्या कीजिए, जिस पे गए हैं ना, जहां से जिस पे गए हैं उसका चार्ज लिखिए डिवाइडेड बाई सी लिखिए, तो अपने आप ही डेस्टिनेशन घटे सोर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जहां से चले थे वो मिल जाएगा। ठीक है, जिस मेथड से सीखना है समझिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, हम यहां से यहां गए तो कितने से पोटेंशियल बढ़ा, कितने से बढ़ा, तो Q बाई सी से। अब यहां से यहां तो कुछ नहीं हुआ, यहां से जब यहां जाएंगे तो अंदर में फील्ड तो इस तरह से, तो फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग जा रहे हैं ना एज पर आवर अजम्पशन, तो वोल्टेज घटेगा, कितने से घटेगा, और कितने से घटेगा, बताइए। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस C1 था, यहां C1 लिखिए, C1 कितने से घटेगा, Q माइनस Q बाई C2 से घटेगा, इसलिए माइनस लगना है। ठीक है, तो कहां पहुंच गए, यहाँ पे, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मतलब जहां से चले थे वहां पहुंच गए, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 होना चाहिए। अच्छा, इसी चीज को दूसरे तरीके से देखिए लिखने का, कि जिस पे जा रहे थे यहां से चले यहां पहुंचे, जिस पे गए उसका चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, कि कितना से पोटेंशियल बढ़ गया होगा 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1। फिर यहां से यहां आए, अब किस पे गए हैं, इस पे गए हैं, तो सीधे इतना डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कर दीजिए, तो अपने आप ही एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो अब आपको साइन का केयर करने की जरूरत नहीं, सीधे प्लस में ये लिखिए Q माइनस Q बाई C2, और ये चीज देखिए, ये टर्म और ये टर्म सेम ही है, देखिए इस माइनस को अंदर भेजिए तो यही ना टर्म आएगा, तो दोनों लिखने का तरीका ये है। हालांकि हम प्रेफर करेंगे ये वाला अच्छा क्यों है, क्योंकि अब आपको प्लस माइनस का टेंशन नहीं, आप सिंपली क्या किए, जहां से चले यहाँ से हम यहाँ पहुंचे, तो कितने से पोटेंशियल बढ़ेगा, ऐसा माने कि बढ़ेगा कितने से, तो जिस पे गए हैं ना वो चार्ज डिवाइडेड बाई C1, तो V2 माइनस V1 मिल गया, मतलब इसका कहानी खत्म। यहाँ से यहाँ है, गए कहाँ पे, दूसरे वाले पे, दूसरे वाले का चार्ज सीधे लिखिए डिवाइडेड बाई C2, तो मानेंगे उतने से पोटेंशियल बढ़ा है। अगर घटा होगा तो अपने आप ही ये टर्म निगेटिव होगा, ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं, ये चीज लिख दिए, तो हम कहेंगे ये मेथड अपनाएंगे। अब बताइए कि इसमें अननोन क्या है, सिर्फ Q, तो Q को कॉमन लीजिए, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 बराबर कैपिटल Q बाई C2, तो इससे क्या निकल गया, दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल q बराबर कैपिटल Q बाई C2 डिवाइडेड बाय 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, ये निकल के क्या आएगा, C1Q बाई C1 प्लस C2। तो आप ये निकाल लिए ना, जब ये निकल गया तो ये भी निकल गया, सब निकल गया। अब थोड़ा चेक कर लें कि हम जो चार्जेस माने थे कि ये प्लस था और ये माइनस, क्या ये सही एजम्पशन था। देखिए यहाँ तो हम इस पे प्लस माने थे, इस पे प्लस माने थे, तो वो एजम्पशन सही आया क्योंकि मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू भी प्लस में आया है। अच्छा, अब हमको चेक करना है कि यहाँ जो एज्यूम किए थे यहाँ पे प्लस, क्या वो सही माने थे, तो देखते हैं, कैपिटल Q घटे स्मॉल q कीजिए,
कितना आया C2 बाई C1 प्लस C2, ये भी तो पॉजिटिव आया। इसका मतलब हम यहाँ भी सही एज्यूम किए थे, यहाँ भी सही एज्यूम किए थे। अगर मेरा कोई भी वैल्यू, अगर ये वाला वैल्यू निगेटिव आ जाता तो मेरा जंक्शन गलत होता। तो आप एकदम कंफर्टेबली आप निकाल लिए ना दोनों कैपेसिटर्स पे फाइनली कितना चार्ज होगा एडजस्टमेंट के बाद, वो आप निकाल लिए। ठीक है, अब थोड़ा पानी पिया जाए। अब एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेटस से ये C है, ये 3C है, ये 4V0 है, इस तरह का सेटअप है। ठीक है, क्वेश्चन है कि स्टेडी स्टेट पे, मतलब जो चार्जेस जिसको जैसा एडजस्ट होना था हो चुका है, जिस प्लेट पे जिस कैपेसिटर पे जितना चार्ज आना था आ चुका है उस समय में, मतलब सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है, उसी को क्या बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो क्वेश्चन है कि स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस क्या होगा। ठीक है, चार्जेस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताइए। कहानी आसान है। बैटरी, दोनों बैटरी कभी भी चार्ज का सोर्स नहीं है, चार्ज सप्लाई नहीं करता, वो बस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाता है। तो रास्ता एक ही है, देखिए पाइप ये रहा और ये टंकी है दोनों। इसमें कौन बैटरी डोमिनेटिंग है, जिसका EMF 4V0 है, मतलब V0 वाला बैटरी कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे करंट को फ्लो कराएं, और 4V0 वाला चाह रहा है कि इस डायरेक्शन में ऐसे करंट को फ्लो कराएं। ऑफ कोर्स 4V0 डोमिनेट करेगा। तो अगर ऐसा स्थिति है तो आप ही बताइए कि प्लस चार्ज मोस्ट प्रोबेबली इस वाले प्लेट पे आएगा, क्योंकि करंट का फ्लो का मतलब होता है प्लस चार्जेस का फ्लो। ठीक है ना, तो हम इसका मतलब 4V0 अगर डोमिनेटिंग है तो प्लस चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, या उल्टा बोलिए इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेगा तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। ठीक है भैया, अगर इस पे प्लस आया है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठ के यहाँ गया है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। सिमिलरली इस पहले प्लेट पे माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वाइड कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, और इसको भी थोड़ा वाइड किया जाए। अब ध्यान दिया जाए कि इस पे अगर x है, इस पे -x है,
अब देखिए इस पे x है तो यहाँ क्या है, -x है। अगर इस पे x है तो यहाँ -x है। क्यों है? आपको पता है ना कि बैटरी कोई चार्ज का सोर्स नहीं होता। तो इस वाले प्लेट पे अगर ध्यान दीजिए, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, तो ये पूरा प्लेट जो है बाकी दुनिया से तो आइसोलेटेड है ना। तो इस दोनों प्लेट का जो टोटल चार्ज है क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? टोटल चार्ज बाहर से तो आप ला के रखे नहीं है, शुरू में अनचार्ज था, तो यानी इस प्लेट पे जो चार्ज था, इस प्लेट पे जो चार्ज था, दोनों का सम 0 था शुरू में, तो अब भी 0 होना चाहिए। यानी ये x है तो इस पे -x होना चाहिए। सिमिलरली आप पढ़े हुए हैं कैपेसिटर का प्रॉपर्टी कि अगर इस वाले पे -x है तो इस वाले पे क्या होगा, पहले वाले पे +x होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अगेन इस वाले पे +x है तो इस वाले पे क्या होगा, -x। यानी ये सिचुएशन है, शॉर्ट में ये सिचुएशन है, ठीक है। अब ये बताइए कि कैसे निकाले ये चार्ज। कॉमन सेंस, यहां से चलते हैं यहां पहुंचते हैं, कितना से वोल्टेज बढ़ेगा, 4v0 से। यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा, कितना से वोल्टेज बढ़ेगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगा बोल रहे हैं, देखिए एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर में ऐसे है, तो कायदे से देखिएगा तो यहां से यहां जाने पे वोल्टेज घटेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि कितना से बढ़ेगा, ये वर्ड यूज करें तो कोई टेंशन नहीं है। जिस पे आप पहुंचते हैं ना, जिस प्लेट पे, उस प्लेट का चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो देखिए यहां से यहां गए तो 4v0 से बढ़ा, यहां से यहां गए तो इतना डिवाइडेड बाय c से बढ़ा, यानी इतना डिवाइडेड बाय c से बढ़ा। जबकि एक्चुअल में दिख रहा है कि नेट तो घटा है, लेकिन लॉजिक देखिए, ये अच्छा टेक्निक है ताकि आपके अंदर टेंशन नहीं होगा कि माइनस करें प्लस करें। जिस पे जा रहे हैं उसका चार्ज डिवाइडेड बाय c ऐड करते चले जाइए। यहाँ से यहाँ है तो कितना से घटा, ये तो साफ दिख रहा है ना। यहाँ से यहाँ आइएगा तो v0 से वोल्टेज घटेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर क्या करेंगे, वही टेक्निक, जिस पे जा रहे हैं, जिस पे जा रहे हैं उतना डिवाइडेड बाय 3c, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस गिव्स वोल्टेज डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ गए तो मतलब आप यहाँ पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ आने में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, यहाँ से यहाँ आने में मतलब जहां से चले थे घूम के वहीं पे आ गए। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप एक राउंड ट्रिप में क्या आना चाहिए, 0। तो इससे क्या पता चला, 3v0 बराबर 4x/3c। ध्यान दीजिए, दिस implies that x बराबर 9cv0/4 है कि नहीं, 9cv0/4। तो आपको एक चीज और दिखाई दिया, x का वैल्यू प्लस में आया है, यानी आप जो एज्यूम किए थे ना कि ये प्लस और ये माइनस, वो सही एजम्पशन था और बस आ गया। तो इस तरह से चीजों को समझिए, ठीक है। नाइन cv0/4, इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। आप x का वैल्यू ले आए 9cv0/4, और क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि वर्क डन बाय बोथ द बैटरी क्या है, वर्क डन बाय ये बैटरी 1 बोलिए, ये बैटरी 2 बोलिए, क्वेश्चन है कि वर्क डन बाय बैटरी 1 एंड वर्क डन बाय बैटरी 2 क्या होगा। हीट एनर्जी, टोटल हीट एनर्जी लिबरेटेड क्या होगा। ये सब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था इस सेटअप के लिए। तो सोचिए 1 मिनट के लिए।
क्या होगा देखिए, आराम से करते हैं। स्टेप 1 सीधा सीधा बात है कि वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है। अगर बैटरी के थ्रू लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल के तरफ अगर Q चार्ज गया है तो वर्क डन बाय बैटरी 1 इज Q इंटू वी नॉट। शॉर्टकट सिखाया था ना कि जितना चार्ज लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल की ओर फ्लो करता है उतना गुने वी नॉट कर देंगे तो वर्क डन बाय बैटरी मिल जाएगा। और क्यों ये डिराइव भी कर दिए थे, तो बार बार डिराइव करना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो हमको ढूंढना है ना कि कितना चार्ज गया है। तो भैया सीधी सी बात है कि अगर लॉजिक देखें तो यहाँ पे 0 था, याद है शुरू में यहाँ पे भी 0 था। अब कितना है, अब यहाँ है 9 CV नॉट बाई 4, अब यहाँ कितना है -9 CV नॉट बाई 4। तो कायदे से देखा जाए कि यहाँ से यहाँ कितना चार्ज गया है -9 CV नॉट बाई 4, क्योंकि पहले यहाँ पे 0 था और अब कितना है -9 CV नॉट बाई 4। तो इस वाले बैटरी से इतना ही ना चार्ज गया है, इस पे पहले प्लेट पे कितना चार्ज गया है -9 CV नॉट बाई 4। उसी चार्ज को यहाँ रखिए तो -9 CV नॉट बाई 4 इंटू वी नॉट, यानी वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया -9 CV नॉट स्क्वायर बाई 4। अच्छा, माइनस का मतलब हो गया कि बैटरी निगेटिव वर्क किया है। हुआ यह है ना कि माइनस चार्ज एक्चुअल में लोअर से हायर टर्मिनल की ओर गया है, तो प्लस चार्ज एक्चुअल में किधर से किधर गया है, तो प्लस चार्ज एक्चुअल में ऐसे गया है, तब ना प्लस चार्ज के सेंस में देखें तो प्लस चार्ज हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की ओर गया है। और जब ऐसा सिचुएशन होता है तो बैटरी पॉजिटिव वर्क नहीं करता बल्कि निगेटिव वर्क करता है। डेरिवेशन पे जाइए, हम ये करवाए हुए हैं। शॉर्ट में अभी ये समझिए कि लोअर से हायर टर्मिनल की तरफ बैटरी के अंदर जितना चार्ज जाता है, चाहे वो प्लस या माइनस, वो चार्ज यहाँ रख दीजिए, गुने वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल लिख दीजिए, वही वर्क डन बाय सेल है। तो शॉर्ट में लिखा गया। ये सब सीखिए, मेरा कहना है कि ये सब सीखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिमिलरली उसी लॉजिक से जो लोअर से हायर टर्मिनल की ओर जो चार्ज गया है Q डैश बैटरी B2 के थ्रू, वो देखिए कितना है, तो वो x है 9, पहले यहाँ 0 था ना, अब x है, x मतलब 9 CV नॉट बाई 4। तो मतलब यहाँ से यहाँ 9 यानी वर्क डन बाय बैटरी जो है बैटरी 2 9 CV नॉट बाई 4 इंटू 4 V नॉट होगा, यानी कितना हो गया 9 CV नॉट स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, मेरा कहना है कि हीट लिबरेटेड भी निकालना था। हीट लिबरेटेड के लिए क्या टेक्निक सिखाए थे कि वर्क डन बाय बैटरी, दोनों बैटरी निकाले हुए हैं, तो टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय बोथ द बैटरी कितना है, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय बोथ द शेल्स कितना है, तो इतना में से इतना, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो टोटल कितना हो जाएगा 36 घटना 27 बाई 4 CV नॉट स्क्वायर। मतलब इतना एनर्जी बैटरी प्रोवाइड कर रहा था सर्किट में अपने अपने तरफ से टोटल, लेकिन कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर हुआ कितना, तो इस यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुआ है Q स्क्वायर बाई 2C, याद है ना, चार्ज का स्क्वायर बाई 2 इंटू कैपेसिटेंस यानी C, यानी कितना हो जाएगा 81 C V नॉट स्क्वायर बाई 2C, C कट गया, C स्क्वायर होना चाहिए था ना, तो एक C हट जाएगा तो 81 C V नॉट स्क्वायर बाई 2। मतलब यहाँ जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो है 81 C V नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक है, Q स्क्वायर कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा बाई 16 भी तो होना चाहिए, Q का स्क्वायर यानी 81 C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर बाई 16 बाई 2C।
एक सी चला गया, यानी ये होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर होगा उसको U2 बोलिए, U2 वो लिखिए तो यहाँ का चार्ज का स्क्वायर तो भाई इतना ही है 81 C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर Q स्क्वायर लिखा है डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपेसिटेंस 3C। एक C से एक C गया तो आया कितना आंसर 81 बाई 3 होता है 27, तो यानी 27 बाई 16 इनफैक्ट 32, 16 इंटू 2 32, ये 3 से ये कट काटिए तो C V नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड निकाल लिए, ठीक है, और इसमें एनर्जी निकाल लिए, दोनों में एनर्जी पता चल गया। जबकि बैटरी एनर्जी सप्लाई किया था इतना और बैटरी एनर्जी दिया था इतना, जबकि एनर्जी स्टोर्ड हुआ है दोनों कैपेसिटर में इतना इतना, तो बचा हुआ एनर्जी कहाँ गया, हीट में। यानी आपका आंसर होगा हीट लिबरेटेड बराबर U1 प्लस U2, 81 प्लस 27, ये वाला U1 प्लस U2 घटाना है एनर्जी सप्लाई बाई सेल जो है उसमें से, तो 27/4 माइनस 81/32 प्लस 27/32 CV नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हीट एनर्जी लिबरेट हुआ देख लेते हैं, तो 27/4 माइनस इतना CV नॉट स्क्वायर, अगर देखा जाए तो कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, ये हो जाएगा आपका इतना, यानी कितना आया 27/4 माइनस 27/8 कितना बनेगा, सीधे सीधे बोलिए ना 27/8 CV नॉट स्क्वायर, 27/8 CV नॉट स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दिए कि जितना बैटरी एनर्जी सप्लाई किया था ना, जितना बैटरी वर्क किया था टोटल सर्किट में, उसका आधा एनर्जी हीट में लिबरेट हुआ है टोटल हीट में। यही चीज शुरू में भी हुआ था, याद कीजिए जब एक सिंगल बैटरी था, एक सिंगल कैपेसिटर लगाए थे, तो वहां पे रिजल्ट याद आया था, बैटरी वर्क किया था CV स्क्वायर और हीट रिलीज हुआ था कितना, हाफ CV स्क्वायर। तो मतलब बैटरी जितना वर्क किया था उसका आधा एनर्जी किसमें लिबरेट हो गया था, हीट में, ठीक है। जब तक सर्किट का हुलिया नहीं बदलिएगा तब तक ये ऑलवेज है। अगर सर्किट डिस्टर्ब नहीं किए हैं तो बैटरी जितना वर्क करेगा उसका आधा एनर्जी हीट में लिबरेट होना ही है, वो रिजल्ट में आया भी है। तो ये सब थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है ना। कुछ भी पूछा जा सकता है लेकिन बेसिक वही है जो डिस्कस हुआ है। इनफैक्ट आज न्यूमेरिकल्स भी कुछ आपको हम सॉल्व करके बताए हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
ये रहा स्विच, इस कैपेसिटेंस को बोल देते हैं C, इसको बोल देते हैं 2C, इसको बोल देते हैं 3C, इसको बोल देते हैं 4C, और इसको बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इसको भी 2C बोल देते हैं। ठीक है, कुछ भी एक वैल्यू ले लिया, और स्विच अभी ओपन है, किसी भी कैपेसिटर के प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, बैटरी का ईएमएफ कितना है, यानी लोअर और हायर टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। ठीक है, अब स्विच को क्लोज कर दिए, कब, एट t इक्वल टू 0। चूंकि सर्किट में कहीं पे कोई बाधा नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो बहुत तेजी से हर कैपेसिटर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना होगा हो जाएगा। याद है ये चीज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में डिस्कस हुआ था कि जब सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं रहता है तो नेग्लिजिबल टाइम में ही सारे प्लेट्स पे जो चार्ज जाना होता है एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अभी का क्वेश्चन क्या है कि सारे कैपेसिटर्स पे चार्जेस क्या क्या अपीयर हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा लॉजिक एकदम आसान है। इस तरह के देखिए, बड़ा इसमें नहीं आपको लग रहा है कि बहुत कैपेसिटर जोड़ दिया है, बहुत कैपेसिटर लगा दिया है, कैसे सॉल्व करें। देखिए इस तरह की चीज में ना आसान एक टेक्निक सिखा रहे हैं। जब ऐसा हो कि ये जो जंक्शन है और ये जो जंक्शन है, ये इस जंक्शन का पोटेंशियल जो है ना कुछ x मान लीजिए, और इस जंक्शन का पोटेंशियल कुछ y मान लीजिए। ठीक है, अच्छा ये जो बैटरी का जो लोअर टर्मिनल है, अगर उसका पोटेंशियल 0 है, क्योंकि ये मेरी मर्जी है ना कि किसी भी एक टर्मिनल का पोटेंशियल हम अपने हिसाब से 0 मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर ये 0 है, ठीक है, तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, V। ठीक है, अगर ये 0 है तो ये V है, क्योंकि आपको पता है ना कि लोअर टर्मिनल के रेस्पेक्ट में हायर टर्मिनल कितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, कितना वोल्टेज हाई होना चाहिए, V। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो ये V होना चाहिए। अच्छा, अच्छा ये हो गया, और क्या क्या करें, ये V हो गया, ये 0 हो गया। एक डाउट बच्चे को क्या आता है कि सर हम ऐसा हमेशा कर सकते हैं, एक चीज याद रखिएगा कि अगर गलती से कभी एग्जामिनर इस वाले टर्मिनल को ऐसे करके ग्राउंड किए हुए है तो तब आप इसको 0 नहीं मान सकते हैं। तब आपको क्या करना होगा, इसी को 0 वोल्ट मानना होगा। लेकिन बैटरी का तो ये बड़ा वाला टर्मिनल था, हायर टर्मिनल था, तो अगर ये 0 वोल्ट लिख लिए तो ये वाला को क्या लिखना होगा, -V। मतलब ये 0 से भी कितने कम होना चाहिए, V कम होना चाहिए। तो 0 घटे V कीजिएगा तो -V आएगा। लेकिन अभी हम ग्राउंड नहीं ना किए हैं, तो ये मेरे ऊपर है कि हम इसको 0 अगर मानते हैं, क्योंकि डिफरेंस से मतलब है, तो ये V वोल्ट हो जाएगा, 0 ये V। अच्छा ये X ये Y। टेक्निक सीखिएगा, ये तो हम एज ए टीचर चीजों को अच्छे से इलेबोरेट कर दे रहे हैं। आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इतना थोड़ा टाइम लगेगा, फिगर बना के ऐसे ऐसे सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप तो तुरंत लिखिएगा। आपको हम समझाते हैं तो टाइम लगता है। ठीक है, अब देखिएगा ये X है, ये V है ना, तो बताइए तो यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है, यहाँ पे कोई बाधा नहीं है, तो यहाँ पे ये भी कौन सा पोटेंशियल पे होगा, V पे। इसी तरीके से यहाँ पे कोई बाधा नहीं है, मतलब ये परफेक्टली कंडक्टिंग वायर है। तो कंडक्टर तो अंडर स्टैटिक कंडीशन इक्विपोटेंशियल सरफेस रहता है ना, तो ये V है, तो ये भी यहाँ, ये पूरा तो एक ही कंडक्टिंग वायर है, मतलब सब एक ही जुड़ा हुआ है ना एक दूसरे से। तो ये भी V, लेकिन ये Y है, तो ये क्या Y, ये भी क्या Y है ना, ये X है, तो ये भी क्या X, ये भी क्या X। अच्छा ये 0 है, तो उस लॉजिक से ये 0 ये 0। अब ध्यान दीजिए, एक स्टेप तो क्लियर हो गया कि सारे टर्मिनल्स का वोल्टेज हम लिख दिए।
अपने हिसाब से, अपने तरीके से। अगला स्टेप ध्यान दीजिए, ये वाला प्लेट, ये और ये और ये तीनों प्लेट को देखिए ध्यान से, ये तीनों प्लेट का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने बाकी दुनिया से आइसोलेटेड है कि नहीं है? ये तीनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये तीनों प्लेट बाहरी दुनिया से किसी से फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। मतलब कि सम टोटल ऑफ ऑल द चार्ज ऑन दीज 3 प्लेट्स शुड बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि पहले भी 0 था, याद कीजिए, और अब भी 0 होना चाहिए। सम टोटल क्यों? क्योंकि बाहर से तीनों जगह से तो ये आइसोलेटेड है। यहाँ तो हवा है, यहाँ हवा है, यहाँ हवा है, मतलब वैक्यूम है, ये बोलिए। तो मतलब पहले टोटल चार्ज 0 था, तो अब भी टोटल चार्ज 0 होगा। ये अलग बात है कि चार्ज कहीं पे -2 होगा तो किसी पे +2 होगा, ठीक है, या फिर कहीं पे +3 होगा तो कहीं पे -2 -1 होगा, ताकि नेट चार्ज 0 हो जाए। अब समझ में आ रहा है? अच्छा, अगला स्टेप कि इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो Q बराबर CV होता है। तो हमको जिस वाले प्लेट का चाहिए चार्ज, मान लीजिए इस पे चार्ज हम Q1 बोलते हैं, इस पे चार्ज Q2 बोलते हैं, और इस पे चार्ज Q3 बोलते हैं। तो Q1 लिखने का मन है, तो जिस प्लेट का चार्ज लिखने का मन होता है ना, वो बराबर होगा C कैपेसिटेंस गुने जिस प्लेट का पोटेंशियल है ना उसको पहले लिखिए, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? भैया हमको तो पता है कि Q बराबर C डेल्टा V होता है, लेकिन बात है कि इस प्लेट का Q लिखना है, Q1 बराबर C डेल्टा V माइनस एक्स लिखे कि x माइनस V। तो जिस प्लेट का चार्ज चाहिए उसका पोटेंशियल पहले लिखते हैं घटे दूसरे का पोटेंशियल बाद में, तो अपने आप ही ये चार्ज मिलेगा। ये सीखिए, देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया Q1। सिमिलरली Q2 क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस 2C इंटू x माइनस 0। सिमिलरली Q3 क्या होगा? ये है y, ये है x, तो क्या हो जाएगा? Q3 हो जाएगा 2C इंटू Q3 चाहिए ना, तो पहले ये x घंटे y, ठीक है। तो तीनों का सम 0 होना चाहिए, तो सम करते हैं। तो सम करें तो C इंटू एक्स माइनस वी प्लस 2C इंटू एक्स प्लस 2C इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 0। C कॉमन ले लीजिए, तो कितना आया? x माइनस वी प्लस 2x प्लस 2x माइनस 2y बराबर 0। तो कितना आया? 5x माइनस 2y माइनस v बराबर 0। यहाँ कितने अननोन है? x और y अननोन है, v अननोन नहीं है, v तो हम दिए थे। तो 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन आया, दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? इसका सम ऑफ चार्जेस क्या होगा? 0 होगा, वो भी लिखते हैं। आप हमसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हम इक्वेशन सॉल्व भी कर देंगे, हम इक्वेशन लिख देंगे। ये इक्वेशन 1 आया। सिमिलरली इसको हम यहां लिख देते हैं 5x माइनस 2y माइनस v बराबर 0। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम दूसरे इक्वेशन की तलाश में निकल रहे हैं। बताइए तो इस प्लेट पे, यानी इसको प्लेट बोल देते हैं प्लेट 1 पे, इस पे कितना चार्ज होगा? तो कैपेसिटेंस 4C
इनटू इस प्लेट का पोटेंशियल घटे इस प्लेट का पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, प्लस इसका कैपेसिटेंस 3C इंटू वाई घटे 0 प्लस यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटेंस 2C इंटू वाई माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, क्या निकल गया, 4y माइनस 4v प्लस 3y प्लस 2y माइनस 2x बराबर 0, यानी 9y 4 3 7 तो 9y माइनस 2x माइनस 4v बराबर 0। देख लीजिए, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन, दो अननोन, x और y का वैल्यू सॉल्व हो गया, यानी ये पोटेंशियल मिल गया और ये पोटेंशियल मिल गया। तब तो हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जेज है सब निकाल लीजिएगा कि नहीं भैया, जब ये मिल ही गया, ये पता ही है, तो इस पे चार्ज मिल जाएगा। सिमिलरली ये मिल ही गया, ये पता है भी, तो इस पे चार्ज मिल जाएगा, दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग के मन में आएगा कि सर जिस आपने बोला, आप मुझसे पूछ सकते थे कि सर जैसे आपको ये Q1 चार्ज चाहिए था, तो आप टेक्निक सिखाएं कि कैपेसिटेंस C गुने जिस प्लेट का चार्ज चाहिए उसका पोटेंशियल पहले लिखिए, घटे दूसरे वाले का बाद में लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखते समय। मतलब Q1 बराबर C डेल्टा V जब लिख रहे थे तो आप सिखाए हमको कि पहले इसका पोटेंशियल लिख के इसका लिखिए डेल्टा V के लिए। अगर आपको इस प्लेट का चार्ज चाहिए तो आपके मन में कैसे आया ये याद कीजिए ना पहले कि इस पे अगर प्लस Q होता था, इस पे माइनस Q होता था, तो आप क्या लिखते थे, प्लस वाला चार्ज में Q बराबर C भी लिखते थे और उसमें C डेल्टा V, तो यहाँ पे डेल्टा V जो है निकाल के तो Q बाई C प्लस डिवाइडेड बाई प्लस, ये प्लस है, पोटेंशियल डिफरेंस आप प्लस माने। ये कब होता है, जब आप माइनस वाले प्लेट से प्लस वाले प्लेट पे जाएगा तब ना पोटेंशियल डिफरेंस प्लस होगा। तो आप इनडायरेक्टली जो Q बाई C लिखे हैं, मतलब हायर, मतलब कि प्लस चार्ज वाला जो है क्वांटिटी डिवाइडेड बाई C जो लिखे हैं, वो कब पोटेंशियल डिफरेंस देगा, जिस पे जा रहे हैं और जहां से चले हैं। जिस पे जा रहे हैं घटे जहां से चले हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ये है। तो कैसे निकाले थे कि जिस पे जा रहे थे उसका चार्ज डिवाइडेड बाई C, लेकिन अभी हमको क्या करना था, हमको ये चार्ज चाहिए, तो ये चार्ज चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, जिस पे जा रहे हैं, तो x पे जा रहे हैं, जिस पे जा रहे हैं डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस बराबर क्या देगा, जिस पे जा रहे हैं उसका पोटेंशियल, जिस पे जा रहे हैं उसका चार्ज तो Q1 माने थे, जिस पे जा रहे हैं डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस गिव्स मी, जिस पे जा रहे हैं उसका पोटेंशियल घटे जहां से चले थे उसका पोटेंशियल। समझ में आया, जिस पे जा रहे हैं डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस गिव्स मी, जिस पे गए हैं उसका वोल्टेज घटे जिससे चले थे उसका वोल्टेज, तब ना ये। ठीक है, तो ये है। और अगर खैर आपको आज के लिए तो हम सब कुछ बता दिए कि कैसे अप्रोच करना चाहिए सवाल। एक बात बताइए, आपको अगर कोई भी लेक्चर में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आए कभी भी, तो मन ही मन इस बात को नहीं रखना है, ये मेरा सजेशन है आपको। आप कीजिए क्या कि आप सारे ग्रुप्स का, जिनका क्लास चल रहा है उनका अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तो आप क्या कीजिए कि अगर कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं समझ में आया, हो सकता है कि मैंने आपको क्लियरली नहीं समझा पाया या फिर आप नहीं समझ पाए, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप तुरंत रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में अपना डाउट डालिए, क्योंकि कोई डाल नहीं रहा है इधर एक दो पिछले लेक्चर से, तो डालिए ताकि समझ में आए कि आपको कहाँ दिक्कत हुआ है, और इससे ये भी समझ में आता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।